जेपी का तो भरोसा नहीं किसके साथ लग जाए। हम तो टिके हुए आदमी। जंगी का नाम आ रहा है कि भी वो चुनाव लड़ सकते हैं या जयप्रकाश का ही चेहरा रहेगा पीछे से? पीछे से नहीं रहेगा जयप्रकाश, पीछे से नहीं, वो तो सामने करेंगे जो करेंगे। तो सीधी टक्कर जयप्रकाश से रहेगी, जिसकी भी रहेगी। रहेगी। इसको पॉलिटिकल चुनाव के तौर पर ही देखते हैं, नॉन पॉलिटिकल देखते हैं, क्योंकि एक तरफ तो जयप्रकाश जी का चेहरा है। मैं तो कह रहा था पीछे से, आपने कहा कि वो फ्रंट में ही है। वो फ्रंट में आएंगे, फ्रंट में आते हैं। कैथल का चुनाव था, वहाँ भी फ्रंट में थे जाट संस्था का, यहाँ भी फ्रंट में होते हैं। उनको ये नहीं पता कि आप 4 में सांसद बन के आप सबके हो। का एक इंटरव्यू मैंने देखा जंगी का, आरोप से कुछ लगाए उन्होंने, अपने लहजे में लगाए, अपने तरीके से लगाए, सुने आपने भी सुने होंगे। देखिए, मैं ना तो उनको जानता ना कोई मेरे लेवल की बात है। मैं तो इतना जरूर कह सकता हूँ वो क्या है क्या नहीं वो सब जानते हैं। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इस पे लिखा है, स्वतंत्रता के 25वें वर्ष के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में स्मरणीय योगदान के लिए राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से यह ताम्र पत्र भेंट किया गया। और नीचे नाम है श्री फतेह सिंह का, और इस पर तारीख है बाकायदा 15 अगस्त 1972। ये जो है ना वो ताम्र पत्र है, क्योंकि 15 अगस्त का जब फंक्शन है तो जाहिर सी बात है लाल किले से ही रहा होगा, जब इंदिरा गांधी उनको भेंट कर रही है। और ये भी चैलेंज है कि हुड्डा साहब के साथ रहा, मैं आज भी हूँ, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, कोई 1 रुपया साबित कर दे धर्मवीर गोयत ने इलीगल तरीके से 1 रुपया कमाया। कड़वी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई बार रुकया नहीं जाता। जो संस्कारी आदमी हो मेरे खिलाफ नहीं कहेगा। अगर जयप्रकाश या उसके चेलों का किसी के सेविंग अकाउंट में 1983 में 98,000 रुपए हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वो दिखा दें। और मेरा आप जाके देखा वो रिकॉर्ड। जेपी से भी तनाजा जो हुआ था इस चुनाव के दौरान ही हुआ। हाँ, चुनाव के दौरान जयप्रकाश जी की मुझे ध्यान है, एक बार आपने मुलाकात भी कराई थी रणदीप सुरजेवाला से भी। हुड्डा साहब नाराज हो गए थे? नहीं, वो नाराज तो थोड़ी ही देर के लिए हुए थे, लेकिन मैंने फिर बता भी दिया था बाजी ऐसे से मैं 58 नंबर पर जयप्रकाश जी को लेके गया था। रणदीप से बात हुई थी, उसमें क्या बात है। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं रंगलावड़ी बेड़ नहीं बनाऊंगा किसी का कि भाई ये बेड़ मेरी है, ये फलाने की है, उसकी है। मैं कांग्रेसी हूँ, फ्रीडम फाइटर फैमिली। आजकल एक आधी रंगीन भेड़ का नाम बताओ ना, कौन कौन है? खिलाफ बोल रहे हैं जेपी कहने से वो रंगलावड़ी भेड़ तो और क्या हो। जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, जयप्रकाश के कहने से बोलते हैं, तो क्या है, वो कोई विचारधारा के आदमी थोड़े है ना। वो कांग्रेसी थे ना पहले थे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हिसार में इस वक्त हूं और मेरे साथ हैं कांग्रेस के बड़े नेता धर्मवीर गोयत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े करीबी हैं। और आज जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस मुद्दे की भी जानकारी इनसे ज़्यादा शायद किसी को हो। जाट शिक्षण संस्थाओं की आज बात करेंगे। उनका चुनाव है दरअसल, और ये चुनाव जो है इसको आप छोटा मत समझिए, छोटा मत आकिए, ये बड़ा चुनाव होता है। बहुत सारे इसमें मेंबर्स हैं, हज़ारों की संख्या में मेंबर्स होते हैं, डेलीगेट्स बनते हैं, और फिर जो पोस्टें होती हैं, अध्यक्ष के अलावा और 2-3 पोस्टें होती हैं, उनका चुनाव होता है। सरगर्मी पूरी होती है, हर पार्टी का ध्यान जाट शिक्षण संस्था के चुनाव पर टिका है, और चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बिगुल बज चुका है। और अभी हाल ही में जो है, यानी कि आप पिछले अध्यक्ष के तौर पे दिलदार पूनिया को आपने देखा था। संभवतः ये भी है कि वो इस वक्त यानी कि इस चुनाव में फिर से कंटेस्टेंट हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरे गुट में जो सांसद हैं कांग्रेस के जयप्रकाश, उनके खासम खास जंगी का नाम आता है। वो खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उनकी भी तैयारियां हैं। चुनाव कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी, चुनाव कब होगा और किस किस गुट को कैसे कैसे लोग देखते हैं, कौन सा गुट किसको शिकस्त देगा, वो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन ये है कि जेपी बनाम दूसरा गुट कम से कम ये होगा। धर्मवीर जी, इस चुनाव की जो पकड़ आपके पास है, जो जानकारी आपके पास है, शायद किसी और के पास में इतनी नहीं होंगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बातचीत की जाए। जाट शिक्षण संस्थाओं से आपका ताल्लुक भी रहा है ना, आपके परिवार ने भी चुनाव लड़ा है। अभी क्या सीन है, सीन क्या चल रहा है आज के दिन? देखिए, ये जाट स्कूल बहुत पुराने आज़ादी से पहले बना था, और इसकी जब आधारशिला रखी गई, यहाँ लोगों ने चंदा किया था, विशेष करके जाट समुदाय से। तो उस जमाने में चंदा 45,000 रुपये के आसपास हुआ था। तो जब सेठ छाजूराम के पास बात गई तो उसने ये कहा कि तुम ये पैसा रखो, इसको मैं बना दूंगा। तो यहाँ भट्ठा ला के बनाया था ये 8 एकड़ ज़मीन में।
दूसरी जो 16 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ उसके बाद वो जो बंसीलाल ने दी थी। जस्टिस देवेंद्र लांबा थे प्रधान, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी ज़मीन कम है, तो वो 16 एकड़ ज़मीन उन्होंने दे दी। 2 एकड़ ज़मीन फिर चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने तो वो दे गए थे, डाबड़ा जी प्रधान थे उनके कहने से। तो हमारा तो इससे गहरा संबंध रहा है, हमारे बुजुर्ग इसमें पढ़े हैं। और जब आधारशिला रखी तो उस टाइम मेरे दादाजी सेठ नंबरदार थे, सेठ साजूराम के साथ आए थे। सेठ साजूराम के साथ आए थे और सेठ साजूराम जो थे हमारे निंधारी थे, हमारी इकट्ठी पंचायत होती थी। वैसे कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है ना, उनके लिए जानना भी जरूरी है कि छाजूराम के आगे सेठ शब्द का इस्तेमाल होता है। मतलब इसकी थोड़ी सी जो है उन लोगों के लिए, जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, क्योंकि छाजूराम बहुत बड़े दानी भी रहे हैं। कलकत्ता में उनका बिजनेस रहा है, वो चले गए थे, वहाँ पे लोग उनके पास जाया करते थे, जो मुझे जानकारियाँ हैं। उनके हाँसी में भी उनकी पूरा एक दबदबा भी रहा है, उनकी कोठी आज भी वहाँ पर है। तो जो सेठ लिखा गया या उनको लिखा जाता है सेठ छाजूराम, इसके पीछे की कहानी क्या है? एक वक्त ऐसा आया था कि कलकत्ता में कोई कोई कॉलेज बना था, तो सेठ छाजूराम जूट के व्यापारी थे, तो बिड़ला जी भी थे, टाटा जी भी थे। कैपिटल, बिजनेस कैपिटल तो बात तक रही, हिंदुस्तान की कैपिटल भी, राजधानी भी कलकत्ता थी। और कलकत्ता में सेठ छाजूराम इतने पैसे वाले हो गए थे, जब चंदा देने की बारी आई वो लेट गए और बोले भाई चौधरी साहब तनके में लिखवाना लिखवा दे। पहले सेठ नहीं था, चौधरी साहब था, उसको जाट मानते थे। जब उसने वो देखा, चेक बुक लेके गए थे, 1 रुपया कम चेक काट के दे दिया। सारे कलकत्ता ने जो पैसा इकट्ठा किया था तो उससे 1 रुपया कम वो दे दिया चंदा। और फिर बिड़ला जी ने ये कहा था कि भाई सेठ हम नहीं, सेठ छाजूराम। सेठ की कहानी यहाँ से। और मैं ये भी बता दूं कि सेठ छाजूराम के नाम पे आज भी जूट मार्केट है कलकत्ता में, क्योंकि मैं कलकत्ता जब गया था तो मुझे लोगों ने बताया था कि भाई उनके नाम से आज भी जूट मार्केट है वहाँ पर। देखिए, एक नाम तो भूल गया मैं, उनको जूट किंग कहते थे। और एक लंदन का व्यापारी आया था, लंदन का व्यापारी आया था, उसने जूट ज़्यादा खरीद लिया, उसके पास पैसे नहीं थे, किसी ने उस पर एतबार नहीं किया। फिर कुछ जो बनिए थे जो ईर्षा करते थे, जो व्यापारी सेठ साजूराम से, तो वो बोले वहाँ चौधरी है उसके पास चला जा। तो उसने कहा जी मैंने मार ले लिया ज़्यादा और मेरे पास तो पैसे नहीं हैं और 2 महीने में लौटाऊंगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ। और 2 महीने तो वो आया नहीं, थोड़े विचलित हुए, लेकिन 2 महीने बाद आ गया, सूद समेत पैसे दे गया। और इतना बड़ा आदमी हुआ है सेठ छाजूराम जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि एक दफ़ा पीएनबी बैंक फेल हो गया था कलकत्ता में। तो पता चला सेठ छाजूराम को कि बैंक फेल होने जरा, मैनेजर आ गया उनके घर। मैनेजर आ गया तो उस बैंक में पैसा डाल दिया और बोला जिसने ले जाना ले जाओ, बैंक को फेल नहीं होने दूंगा। इतना बड़ा आदमी था। कुल मिला के शख्सियत जो है वो बहुत बड़ी थी। चुनाव पे आते हैं धर्मेश जी सीधे सीधे, इसमें कितने वोट होते हैं और अब सीन क्या है, मतलब किसके वर्सेस किसका चुनाव होने वाला है? लगभग 15,000 के आसपास इसके वोट हैं, मेंबर हैं इसके, लाइफ मेंबर। और 296 कोलिजियम हैं। और नए वोट बनाए नहीं, चुनाव डिक्लेयर कर दिया, नए वोट नहीं बनाए। तो 296 ही कोलिजियमों पे चुनाव होगा। और इसके जाट संस्था कोई आम संस्था नहीं है, सबसे पुरानी है, बिल्डिंग भी हेरिटेज घोषित हो चुकी है, 100 साल से बड़ी संस्था है। और इसके पूरे उत्तर भारत के वोट है, राजस्थान के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, यूपी के भी हैं, हरियाणा के तो हैं ही हैं। चारों तरफ से लोग आते हैं वोट डालने के लिए। और उस ज़माने में 100 रुपये का वोट था, अब 1100 रुपये वोट। 100 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है इस ज़माने में। तो मुकाबला की जहाँ तक बात है, हमारे सामने तो ये जो पिछली दफ़ा मैंने भी चुनाव लड़ा था, भाई को चुनाव लड़वाया था मैंने, हम हार गए थे। पंचायत ने मेरे ऊपर प्रेशर डाल दिया कि आपने चुनाव लड़ना पड़ेगा, आपकी छवि ठीक है। मैंने बहुत मना किया, भाई नाट के चला गया था। स्वर्गीय कमल सिंह हैं, ये युद्धवीर ख्यालिया जी हैं कमिश्नर, ये अपने वाइस चांसलर हैं, ये क्या नाम है, एचयू के वाइस चांसलर होते थे, यहीं रहते 148 में, ये थे। और एक थे IS जूई के हैं हमारे, वो
कमिश्नर अटारी, काफ़ी लोग थे, सरोज साहब थे। इन्होंने कहा हमने तेरा भाई दे दे, साफ छवि का है, हम चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने दबाव में आगे दे दिया, लेकिन हम हार गए क्योंकि वोट हमारे पास 3 से 48 पे पहुंच गए। वोट लोगों ने बना रखे थे, हमने कोई वोट बढ़ाए नहीं उस रूप में। हमें कभी, हाँ, इसमें हमारा योगदान पूरा रहा है मेरे परिवार का। इसमें बीच में जो सड़क है, जो सड़क आर पार है, वो हमने बना के दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ताऊ जी B&R के SD होते थे, वो जस्टिस लांबा के कहने से उसने बनाई थी सड़क, हम फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चुनाव के बाद ही जो है, मेरे ख्याल से जो मैं समझ रहा हूँ, वो जयप्रकाश JP से भी तनाजा जो हुआ था इस चुनाव के दौरान ही हुआ। हाँ, चुनाव के दौरान, क्योंकि मेरा भाई लड़ रहा था, JP पता नहीं किसके लिए लड़ रहा था। JP का तो ये भरोसा नहीं किसके साथ लग जाए। हम तो टिके हुए आदमी हैं, हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस विचारधारा के हैं, सामाजिक हैं, सामाजिक पंचायत के भी उम्मीदवार बन गए हम। इससे रिक्वेस्ट भी करी लेकिन नहीं मानी है। चुनाव तो अभी भी उनका दखल पूरा रहेगा, उन्हीं के जो करीबी हैं, जंगी का नाम आ रहा है कि भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, या जयप्रकाश का ही चेहरा रहेगा पीछे से? पीछे से नहीं रहेगा, जयप्रकाश का चेहरा फ्रंट में ही रहेगा। जहाँ तक मैं पिछले चुनाव के देखते हुए, जयप्रकाश पीछे से नहीं, हो तो सामने ही करेंगे जो करेंगे। मतलब सीधी टक्कर जयप्रकाश से रहेगी, जिसकी भी रहेगी। जिसके साथ रहेगी। और मैं समझता हूँ कि जब से ये दिलदार प्रधान बना है यहाँ, मैंने किसी भी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का मंच साझा करते इसको नहीं देखा। किसी राजनीतिक पार्टी का मंच साझा नहीं करता। और इस पर कोई पिछले दिनों तो शायद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कराया गया था, उसमें तो शायद इनका नाम, मेरे को जहाँ तक याद है, उसमें आया था नाम। आप ठीक कह रहे हो, मुख्यमंत्री बुलाना चाहिए संस्था कोई भी हो। मुख्यमंत्री भी हरियाणा का है, और मुख्यमंत्री आएगा जब तो संस्था चलेगी। एक पार्टी थी पीछे यहाँ, 10 साल हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर रहे, वो कुछ देना चाहते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज देना चाहते थे, मेडिकल कॉलेज तक की भी इच्छा थी उनकी देने की, लेकिन उनको बुलाया नहीं। वो बहुत ही निंदनीय रहा, बहुत ही गलत बात थी। वो हुड्डा साहब को नहीं बुलाया 10 साल यहाँ। तो मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी जाति का, उसको बुलाना चाहिए। दिलदार पुनिया ने बुलाया, अच्छी बात है, देके भी गए हैं कुछ संस्था को। इतनी पुरानी संस्था है, उसको कुछ देके गए हैं। तो आपसे तो बड़ी नज़दीकियाँ हैं, दिलदार पूनिया की भी नज़दीकियाँ हैं, और भी तमाम, क्योंकि समाज वही है, सब चीज़ें वही हैं, मिलना जुलना, आपके सेक्टर में रहते हैं वो। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, सेक्टर में रहते हैं, अच्छे इंसान हैं। और हम तो एक संस्था के लिए उसको, हम उस संस्था की पूजा करते हैं। बहुत अच्छी संस्था है, यहाँ से बहुत अफसर बन के निकले हैं, बहुत अफसर बन के निकले हैं, कोई आज की बात नहीं है। ये तो पहले तो 4 का स्कूल था, ये सेठ साधुराम ने पहले ये स्कूल बनाया, 4 का ही था। और श्यामलाल पंडित टीचर होते थे, राजस्थान से लाए गए थे, वो पढ़ाते थे। और इससे पहले ये स्कूल होता था लखपरा गांव में, 4 का स्कूल। और कुआं के नीचे होता, कुआं होता है ना, कुआं के नीचे कोठड़ी बनी थी, उनमें मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी उनमें पढ़े हैं, वहाँ सेठ साधुराम के स्कूल में एक ही टीचर होता था। अब जैसे जैसे चुनाव चलेगा, तो देखिए, जिस तरह चुनाव होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों में रहता है, या संस्था का भी चुनाव आप मान लीजिए, तो फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होगा। उनका जो कार्यकाल रहा है दिलदार पूनिया का, हालांकि मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं मिलूँ कुछ अगले दिनों में। उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कार्यकाल अच्छा रहा है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही, कोई किसी किस्म की उसकी भाई भतीजावाद नहीं किया। मैं नहीं समझता कि दिलदार पूनिया ने कोई अपने घर का मतलब कोई इसमें मेंबर नौकरी लगाया हो, मेरी नज़र में नहीं है। और वो अच्छा इंसान है और बढ़िया इंसान है। हमारे पार्टी से पहले अलग रही हूँ, लेकिन हमारे अच्छे संबंध थे। पीछे चुनाव लड़ा तो शाम को रोज़ मजाक करते थे हम। इसमें चुनाव एक तो अध्यक्ष का रहेगा, सेक्रेटरी का रहेगा, एक अध्यक्ष का रहेगा, एक उपाध्यक्ष का रहेगा, एक सेक्रेटरी का रहेगा, एक ट्रेजरर का रहेगा। 4 पदों के लिए चुनाव होगा। 4 पदों का चुनाव होगा। और ये कोलजिम के बाद होगा। पहले 296 कोलजिम चुन के आएंगे, फिर वो 4 पदाधिकारी चुनेंगे। मतलब तकरीबन जो है 15,000 के करीब जो वोटर्स हैं, मेंबर्स हैं लाइफ टाइम के, वो चुनेंगे कोलिजियम को, और वो चुनेंगे फिर इन 4 पोस्टों के लिए अपने जो नॉमिनेशन फाइल करेंगे उनको। लगभग 50, 52, 48 कोलजिम की मेरे पास लिस्ट है। इतने मेंबर एक कोलजिम में होते हैं, और वो वार्ड बनाए हुए हैं, कोलजिम बनाए हुए हैं। जैसे भाई इस गांव के मान लिया 30 वोट हैं, 20 दूसरे गांव के लगा दिए, ऐसे लगा रखे हैं। इसको धर्मवीर जी कैसे देखते हैं? इसको पॉलिटिकल चुनाव के तौर पे ही देखते हैं, नॉन पॉलिटिकल देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो जयप्रकाश जी का चेहरा है, मैं तो कह रहा था पीछे से आपने कहा कि वो फ्रंट में ही है। फ्रंट में आएंगे, वो फ्रंट में आएंगे, फ्रंट में आते हैं। वो कैथल का चुनाव था, वहाँ भी फ्रंट में थे वो, जाट संस्था का। यहाँ भी फ्रंट में होते हैं। उनको ये नहीं पता कि आप 4 में सांसद बन के आप सबके हो, ऐसा नहीं है उनको।
तो कैसे देखते हैं उनके जो साथी हैं, जंगी के बारे में बात आ रही है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। वो पहले जो मुझे ध्यान है वो जाट धर्मशाला के भी अध्यक्ष रहे हैं। उनका वो कार्यकाल को कैसे देखते हैं, उनकी कोई अचीवमेंट्स रही हैं तो क्या इस चुनाव में वो काम आती हैं, रही भी है कि नहीं रही है, इस पर भी बात हो सकती है। देखिए, जाट धर्मशाला पे 12-13 साल उन लोगों का कब्जा रहा। नहीं, इसको आप कब्जा कहेंगे या इसको क्या, कब्जा कब्जा कैसे था? कब्जा तो ना कभी चुनाव करवाए 12-13 साल में, कभी चुनाव नहीं करवाए इसमें। और दूसरे मेंबर थे, हम भी मेंबर थे, हमारे मेंबर ही नहीं, कार्ड थी उनके हाथ में था। तो वो तो कमल सिंह ने इकट्ठे किए 60 आदमी, वो जो हैं जिनने कमरे दे रखे। इनिशियल स्टेज पे धर्मशाला शुरू हुई, 60 आदमी उन्हें रूम दिए, वो भी मेंबर नहीं है, उनके नाम काट रखे हैं। फिर काय की, फिर तो कब्जा हुआ ना। आपने कमरा दे रखा है, आपका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। तो वो इस चुनाव में फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे, आप कहते हैं कि इससे नुकसान होगा, मतलब वो तो समय बताएगा, वो तो समय बताएगा। पिछली दफ़ा भी चुनाव लड़ा था हमने, पिछली दफ़ा तो ट्रायंगल था, बल्कि 4 गुना था। एक तरफ सुशील लांबा लड़ रहा था, एक तरफ हम लड़ रहे थे, एक तरफ वो जयप्रकाश के आदमी लड़ रहे थे, एक तरफ ही दिलदार पुनियर लड़ रहे थे। 4 कोना चुनाव था, एक मुझे लगता है 2 कोना ही होगा आमने सामने का। अच्छा, मैं एक वो देख रहा था, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा जंगी का, तो आपको लेके भी उन्होंने कई सारी बातें कही थी। मतलब कुछ इस जहाँ पे हम बैठे हैं, आपका घर ही है ये लोन जो है, इस घर को लेके भी बातें कह दी, आप को लेकर भी बातें कह दी। हालांकि मुझे पूरी तरह से वर्ड्स तो ध्यान नहीं है, लेकिन आरोप से कुछ लगाए उन्होंने, अपने लहजे में लगाए, अपने तरीके से लगाए, सुनेंगे, आपने भी सुने होंगे। देखिए, मैं ना तो उनको जानता, ना कोई मेरे लेवल की बात है। मैं तो इतना ज़रूर कह सकता हूँ, मेरे ऊपर जो आरोप लगाता है, कम से कम उसको सोचना चाहिए। फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं वो क्या है क्या नहीं, वो सब जानते हैं। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी ने ये 1915 अगस्त 1972 को लाल किले पर दिया हुआ है हमारे को सम्मान। इंदिरा गांधी के हाथ लगे डब्बा भी वही है। ये किनको सम्मान, क्या सम्मान दिया? ताऊ जी थे चौधरी फतेह सिंह, फ्रीडम फाइटर, जो काफ़ी लंबे समय जेलों में रहे। और 52 में नेहरू जी ने ये कहा था चौधरी लाजपत राय को, और मेरे ताऊ जी खड़े थे, बोला भाई तुम्हारा हल्का एक है, कौन सा चुनाव लड़ेगा। इनने ये कहा था मेरे चाचा लाजपत राय को, वो चुनाव लड़वाएंगे। तो जो लोग कहते हैं मेरे बारे में, और बता दूं आपको, उसको रिकॉर्ड को मिटाया नहीं जा सकता। 1902 मई 1980 को, 26 जनवरी को ये मेरे ताऊ जी मर गए, 2 मई 80 को मेरे पिताजी मर गए, 80 को ही मरे। तो हमारे घर पैसे पड़े थे, 80 की बात बता रहा हूँ, मात्र 17 साल का था मैं। तो मेरे दूसरे ताऊ थे, ज्वाइंट फैमिली थी, उन्होंने कहा भाई कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवा कर जमा करा दे। 98,000 रुपये मेरे खाते में जमा है यहाँ। अगर जयप्रकाश या उसके चेलों का किसी के सेविंग अकाउंट में 93 में, नहीं 1983 में, 1983 में अगर किसी का अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में 98,000 रुपये हों, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो दिखा दें, और मेरा आप जाके देखा वो रिकॉर्ड, सेविंग अकाउंट में। मेरे परिवार के 27 प्लाट शहर में थे। नहीं, राजनीति क्यों छोड़ दोगे, मतलब वो हो ना उसमें राजनीति क्यों छोड़? उन लोगों का, वो लोग बात करते वक्त, देखिए सुनी बात, आज मैं बहुत बड़े महापुरुष पे दाग लगाऊं तो इसका मतलब कहीं न कहीं मेरी विरासत में कहीं न कहीं चूक है। सर्वेश जी, ऐसा नहीं होता। अगर मैं चांद पर अगर शाही लगाने लगूं तो लोग मेरे को ही कहेंगे। लोग जानते हैं 298 गांव है हिसार जिले में, 18 लाख की आबादी है, 304 पंचायत हैं। अब तो हंसी अलग हो गया समित मिला के। कोई किसी गांव का आदमी मुझे ये कहते कि इस आदमी सुई टके इतनी कमी है। और ये भी चैलेंज है कि हुड्डा साहब के साथ रहा मैं, आज भी हूँ, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, कोई 1 रुपया साबित कर दे धर्मवीर गोयत ने इलीगल तरीके से 1 रुपया कमाया, तो भी मैं राजनीति छोड़ दूँ। तो आप ये कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके बारे में कहा वो तमाम चीज़ें बेसलेस थी? बेसलेस नहीं, नैतिक गिरावट की बात होती है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, कड़वी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई दफा रुका नहीं जाता। जो संस्कारी आदमी हो मेरे खिलाफ नहीं कहेगा। अच्छा, मैं ये दिखा भी दूं जरा आपको, इस पे लिखा है स्वतंत्रता के 25वें वर्ष के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में
स्मरणीय योगदान के लिए राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से यह ताम्र पत्र भेंट किया गया और नीचे नाम है श्री फतेह सिंह का और इस पर तारीख है बाकायदा 15 अगस्त 1972। ये जो है ना वो ताम्र पत्र है, क्योंकि 15 अगस्त का जब फंक्शन है तो जाहिर सी बात है लाल किले से ही रहा होगा जब इंदिरा गांधी उनको भेंट कर रही हैं। तो ये आपने जो है बड़ा सहेज के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। क्या करें, संभाल के रखना पड़ता है। अब इंदिरा गांधी की दी हुई चीज मेरे घर में रखी है, इंदिरा गांधी चली गई बेचारी, और इंदिरा गांधी की दी हुई चीज हमारे घर में रखी है तो गर्व की बात तो है ना। अपने हाथ से दिए तो मैं संभाल के क्यों नहीं रखूंगा। मेरे ताऊजी जेलों में रहे, मेरी ताई गुजर गई पीछे से, अंग्रेजों ने कंधा देने के लिए जेल से बाहर नहीं आने दिया। हमारा तो इतिहास दबा गया। एक छोटी उम्र में बेचारे भगवान ने प्यारे हुए मेरे पिताजी, मेरे ताऊजी, दूसरे चाचा जी, तो छोटी उम्र में चलते रहे। राजनीतिक विरासत कोई मिली नहीं। हम त्यागी तपस्वी आदमी रहे हैं, स्वाभिमानी रहे हैं। किसी का कोई बता दे 1 रुपये में कहीं नुक्स हो तो मैं देनदार हूँ। एक सवाल जाट संस्था को लेकर और करते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा और पॉलिटिकल कुछ बातें आपसे करेंगे क्योंकि आपका बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है। अब आप कैसे समझते हैं, मतलब एक तरफ में जयप्रकाश तो दूसरी तरफ में कौन? दिलदार जो प्रधान है उसका ग्रुप है। उसको सिर्फ ग्रुप कहेंगे या कोई पॉलिटिकल बैकअप भी रहेगा? पॉलिटिकल में सभी पार्टियों का है वो किसी एक पार्टी का नहीं है। वो सबको साथ लेके चलता है। जिस दिन से प्रधान बना है वो ये कहता है कि मैंने किसी का राजनीतिक मत साझा नहीं किया है। हाँ, मंत्री बुलाए, मुख्यमंत्री बुलाया, वो तो प्रधान के नाते मैं संस्था की भलाई के लिए बुलाऊंगा। चाहे कोई दूसरी सरकार आ जाए उसकी बुला लेगा, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। अच्छा, अब बात थोड़ी सी सियासी भी कर लेते हैं। धर्मवीर जी, आप बड़े नज़दीकी रहे हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आपके फैमिली टर्म्स भी रहे हैं, आप संबंधित रहे हो। आप टिकट भी मांग रहे थे नलवा से, है ना, वो टिकट नहीं मिली थी, है ना, जो वो एक किस्सा कहानी जो है वो थोड़ी पुरानी भी हो गई है। अभी आज के दिन क्या स्टेटस है? हुड्डा साहब से मुलाकातें, बातचीत उनसे रहता है, बरकरार है? होती रहती है। मैं गया भी हूँ, चुनाव के बाद भी कोठे पे भी गया हूँ, बातें मेरी होती रहती कहीं है। पर मैंने ये देखा आपके जो टेम्परामेंट में ना एक चीज़ें हैं कि भी आपने ये कोशिश की हमेशा कि भाई कांग्रेस एक हो जाए, शैलजा भी का भी सद्भाव हो, रणदीप सुरजेवाला का भी रहा हो। बीच बीच में टाइम पे आप दूत के तौर पे उनके पास भी जाते रहे, आते रहे, मिलवाते रहे, मुलाकातें रहीं। जयप्रकाश जी की मुझे ध्यान है एक बार आपने मुलाकात भी कराई थी रणदीप सुरजेवाला से भी। आई थी ऐसा? हुड्डा साहब नाराज हो गए थे? नहीं, वो नाराज तो थोड़ी ही देर के लिए हुए थे, लेकिन मैंने फिर बता भी दिया था, माजी ऐसे से मैं 58 नंबर पे जयप्रकाश जी को लेके गया था। रणदीप से बात हुई थी, उसमें क्या बात है। शैलजा से मेरी बात होती थी, रणदीप से मेरी बात होती रहती है। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं रंग लावड़ी बेड़ नहीं बनूंगा किसी का कि भाई ये बेड़ मेरी है, ये फलाने की है, उसकी है। मैं कांग्रेसी हूँ, फ्रीडम फाइटर फैमिली से। आजकल एक आधी रंगीन भेड़ का नाम बताओ ना, कौन कौन रंगलाई हुई भेड़? खिलाफ बोल रहे हैं जेपी कण से, वो रंगलावड़ी भेड़ तो और क्या हो। जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, जयप्रकाश के कहने से बोलते हैं, तो वो क्या है, वो कोई विचारधारा के आदमी थोड़े हैं ना। वो कांग्रेसी थे ना पहले थे। ये जो सबसे मुलाकातें, सबसे आपका सद्भाव रहा है, इसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा आपको चुनाव में टिकट को लेके? नहीं, एमएलए एमपी बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं कांग्रेसवादी हूँ, मैं बुद्धिजीवी इंसान हूँ, विवेक रखता हूँ, अपना एक स्थान रखता हूँ, स्वाभिमानी हूँ। मैं चाहता हूँ सारी कांग्रेस एक हो। अच्छा, आज के दिन राज्यसभा का इशू चल रहा है कि उसमें तीसरा जो नॉमिनेशन आया है सतीश नांदल का, उसके बाद से एक आस लगे कि भाई क्या कांग्रेस में कोई डेंट हो सकता है, पेनिट्रेशन वहाँ पे हो सकती है, जा सकते हैं, है ना। अगर गए तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या होगा, या चीज़ें होंगी। इस चुनाव के संदर्भ में आपकी पार्टी नज़रें क्या कहती हैं? दिल क्या कहता है, दिमाग क्या बोलता है? ऐसा जी, मेरा कहना ये है कि कांग्रेस का जो है वो जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी और 37 के 37 वोट उसको मिलेंगे, बोध साहब को। कि हरियाणा में जो पिछले चुनाव आप देखोगे, 2-3 चुनाव राज्यसभा को लेके, डॉक्टर सुभाष चंद्रा के वक्त का देख लीजिए, आर के आनंद का देख लीजिए, है ना, ये एक चुनाव और भी रहा, उसमें भी आप देख लीजिए, तो क्रैक हुए हैं चीज़ें, ये रही है। तो मतलब यहाँ पे कमज़ोर सिस्टम को समझा गया कि ये माना गया कि भाई ये सिस्टम बड़ा कमज़ोर है, थोड़े से मामले में बहुत कुछ सेट हो जाता है। देखिए, अब की दफ़ा ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि ऐसे समुदाय से ये कैंडिडेट राहुल जी लेके आए हैं जिस समुदाय की नाराज़गी को झेल नहीं पाएगा कोई एमएलए हो। वो सब सारे के सारे इसको बोध जी को वोट देंगे और ये जीतेगा।
आज बता रहा हूँ। शुक्रिया बात करने के लिए। धर्मवीर गोयत थे, कांग्रेस के नेता हैं और पिछले काफ़ी लंबे अरसे से और 2-3 पीढ़ियाँ जहाँ तक मुझे ध्यान है वो बरकरार कांग्रेस में ही रहे हैं। कभी पाला बदल के इधर उधर दाएं बाएं कभी गए नहीं, सोचा नहीं। और किसी और को भी बोलते हैं तो नसीहत यही होती है कि भाई कांग्रेस कम से कम जो कांग्रेस में है वो मत छोड़ें। और इनका मानना है कि कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा में, यानी कि एक सीट बीजेपी की, एक सीट कांग्रेस का उम्मीदवार जीत सकता है या जीतना ही चाहिए। और अगर गलती से भी हार गए तो जो लोग हराने में शामिल होंगे उनको फिर जनता जो है अपने नज़रिए से, अपने तरीके से देखेगी। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप जाट शिक्षण संस्था के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं स्पेशली इस पे आप कमेंट जरूर करें। आप देखते हैं एक मत पोस्ट।